अच्छा भाई, जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे चले। हम स्ट्रक्चरल आरटीएल पे थे। तो स्ट्रक्चरल आरटीएल में अब तुमने कुछ डिफरेंट डिज़ाइन देखने हैं, ठीक है। मतलब हमने यूनिबस की, एसआरसी की, हमने फैल्कन की नहीं सॉरी, अब कंट्रोल सिग्नल की है। पहले पहले कंट्रोल सिग्नल्स करो। कंट्रोल सिग्नल्स ये होते हैं। यार म्यूट हो जाए, तुम्हारा शोर आ रहा है। तो कंट्रोल सिग्नल्स ये होते हैं कि तुमने स्ट्रक्चरल आरटीएल तो लिख ली। मतलब देखो ना, पहले तुमने क्या किया, बिहेवियरल आरटीएल लिखी। उसकी बिहेवियरल के बाद जब तुम्हें वो समझ आई कि तुमने स्ट्रक्चर लिखी कि स्ट्रक्चर में एक्चुअली सीपीयू के अंदर क्या होता है, ठीक है। कंट्रोल सिग्नल्स ये होते हैं कि ये काम करवाने के लिए कंट्रोल यूनिट को क्या क्या सिग्नल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब सीपीयू को कंट्रोल कर रहा है ना कंट्रोल यूनिट, वो कंट्रोल कैसे कर रहा है कि वो सिग्नल्स जनरेट करता है, ठीक है, जिसकी मदद से काम होता है। अब ये चीज़ जो पहली लिखी हुई है कि पीसी से उठ के एमएआर में चले जाओ, मतलब पीसी से उठ के एमएआर में चले जाओ। अब ये खुद ब खुद तो नहीं होनी, इसके लिए कुछ मतलब कुछ एक्टिविटी करनी पड़नी है, कुछ सिग्नल्स देने पड़ने हैं, कुछ कमांड्स देनी पड़नी है, कह लो। तो कंट्रोल यूनिट ये वाले सिग्नल्स जनरेट करता है। तो ये सिग्नल्स थोड़े मुश्किल होते हैं। पीसी का सिग्नल होएगा पीसी आउट। पीसी आउट का मतलब है कि तुम पीसी को आउटपुट कर रहे हो, विच मीन्स कि वो बस के ऊपर आ रहा है। एमएआर का सिग्नल होएगा एल एमएआर, लोड एमएआर। इन दो का मतलब ये है, ऐसे इनकी तरतीब मैटर नहीं करती, तरतीब जो मर्जी हो, क्योंकि ये एक ही टाइमिंग स्टेप में, ये चारों सिग्नल एक ही स्टेप में जनरेट होंगे। तो पीसी आउट का मतलब ये होएगा कि पीसी के अंदर जो है वो बस पे डाल दो। एल एमएआर का मतलब होएगा कि जो भी बस पे है उसको एमएआर में डाल दो। इंक 4 एक स्पेशल सिग्नल है, इंक्रीमेंट 4, और ये करता है कि पीसी को 4 से इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। तो नहीं सॉरी, इंक 4 ये करेगा कि जो भी बस के ऊपर है उसको इंक्रीमेंट करेगा 4 से। तो क्योंकि पीसी है बस के ऊपर इस वक्त, तो 4 से वो इंक्रीमेंट होगा। और एलसी का मतलब है लोड सी रजिस्टर, जो सी रजिस्टर लोड करना था वो। अब यही काम अगर इधर करोगे तो यहाँ पे तुम्हें एड्रेस आउट करना है ना, तो एम ए आर आउट होएगा, एम ए आर आउट। लोड किसको करना है तुमने, एम बी आर को, तो एल एम बी आर होएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सटर्नल दुनिया में काम हो रहा है। मतलब ये कल भी हमने बात की थी कि ये सीपीयू के अंदर काम नहीं हो रहा है, ये बाहर काम हो रहा है रैम में। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल सिग्नल है वो एम रीड है, मेमोरी रीड। यानी तुम रैम से जाके पढ़ो, मेमोरी रीड ये बताएगा कि तुमने रैम से पढ़ लो। और ये सिंपल है, ये सी आउट है और ये लोड पीसी है, ठीक है। सी आउट और लोड पीसी, फिर आप ये तुम्हारा हाथ चल जाना चाहिए। इसका मतलब है कि एम डी आर आउट करो और आई आर को लोड करो, तो एम डी आर आउट और एल आई आर। इनकी तरतीब बिल्कुल मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ सिग्नल्स का थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। तो ये मुश्किल हो जाएंगे थोड़े से जब हम रजिस्टर्स की बात करेंगे। जब हम एक्चुअल रजिस्टर्स की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये एग्जाम्पल तुम्हें कल मैंने दिखाया था, ये कर लेना। ये वो ये रजिस्टर्स और मेमोरी दिए हुए हैं, तुम्हें बताना है कि किधर किधर क्या क्या होगा। तो ये डीएलडी वाला हिस्सा है जो मैं छोड़ देता हूँ हमेशा। तो मैं आज भी छोड़ रहा हूँ कि बिल्कुल अब इतना गुजर सकते हो, इनमें से उसमें से गुजर सकते हो। अच्छा जी, स्टेप्स तो हो गया। अब ये है, आर बी को उठाओ और ए में डाल दो, ठीक है। तो ए को लोड करना है, तो एल ए तो आसान है ना, लोड ए, एल ए। अब ये ज़रा मुश्किल है। अब रजिस्टर्स का प्रॉब्लम ये है कि तमाम रजिस्टर्स इस बस के ऊपर लगे होते हैं। एक तस्वीर जो तुम दिमाग में रखोगे, ये रखोगे ना कि ये तमाम रजिस्टर्स, सारे के सारे रजिस्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं उसके ऊपर। यार ये तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम होएगा अगर नहीं है, क्योंकि वो मतलब मेरी तो ठीक है। कौन कह रहा है ये? कह रहा है बकवास अहमद। तो कहा तुम नेट चेक करो, तो क्योंकि ठीक है सारा कुछ, मतलब हुआ है। तो आते हैं हम। जब तुमने आर बी को लोड करवाना है ए में, तो जाहिर बात है ए तो जो है वो लोड होएगा, तो वो एल ए होएगा। अब जब आर बी को करवाना है तो ये इसके दो सिग्नल हैं, ठीक है। पहला है आर बी, इसका मतलब है आर बी इनेबल।
इसका मतलब है कि जितने रजिस्टर्स लगे हुए हैं उनमें से मैं आर बी का दरवाज़ा खोल रहा हूँ, उसको मैं इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका समझो उसका दरवाज़ा खुल जाएगा कि आर बी के साथ हम काम कर सकते हैं। और उसके बाद दो सिग्नल हैं, आर टू बस या बस टू आर। आर टू बस का मतलब है रजिस्टर टू बस, यानी जो भी इनेबल्ड रजिस्टर होएगा वो उसका डेटा बस के ऊपर चला जाएगा। तो क्योंकि रजिस्टर फाइल सारे 32 रजिस्टर है, उनमें से जौन सा इनेबल करोगे वो वाला बस के ऊपर चला जाएगा और लोड हो। अच्छा, इसी तरह से ये तो सिंपल है सबसे कि जब दो चीज़ें ऐड हो रही हैं तो वो सिंपल ऐड का सिग्नल है, ठीक है। सी लोड हो रहा है तो वो एल सी का सिग्नल है। ये सी टू आउट का सिग्नल क्या है? सी टू आउट का मतलब ये है, कल भी हमने बात की थी कि सी टू जो है वो आई आर रजिस्टर के अंदर पड़ा होता है, वो इंस्ट्रक्शन के अंदर एग्जैक्टली पड़ा होता है। तो जब तुम सी सी टू आउट करते हो तो मतलब ये है कि वो कांस्टेंट तुम बाहर निकाल, अब कोशिश करो ये खुद होना शुरू हो। तो ये जो है वो डेफिनेटली सी आउट है, क्योंकि सी को आप बस के ऊपर फेंक रहे हो। यहाँ पे काम करने के लिए पहले तुम्हें आर ए को इनेबल करना है और उसके बाद बस टू आर का सिग्नल है, क्योंकि बस के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है ना इस जगह, तो आर ए को इनेबल करके बस टू आर का सिग्नल देते हो। ये सारा कुछ कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, जिसकी मदद से वो सारे काम फिर होते हैं जो हम करना चाह रहे हैं। तो इसको नज़र मार लो एक दफ़ा तो नई चीज़ मिले। तो अगेन ये आर टी एल है लोड की, तो लोड की आर टी एल हमने कल लिखी थी। आज तुम देख रहे हो सिग्नल्स, बेसिकली आज तुम्हारा गौर करना होना चाहिए सिग्नल्स की। एक नज़र मारो अगर समझ आती है। ठीक है, वही सिग्नल में सारे पुराने हैं। तो मतलब अब यहाँ से तुमने क्या करना है कि तुमने आर बी की वैल्यू उठा के डालनी है ए में। तो एल ए लोड ए हो जाएगा, आर बी को इनेबल करोगे, उसका दरवाज़ा खोलोगे और उसके बाद रजिस्टर टू बस कर दोगे, क्योंकि तुम रजिस्टर को बस के ऊपर डालना चाह रहे हो। ये आहिस्ता आहिस्ता रिपीट होने शुरू हो जाते हैं सिग्नल्स, लेकिन ये कुछ चंद ही हैं जो हैं। अगेन एक और एग्जाम्पल है। अच्छा, ये कंडीशनल में ज़रा देख लो, कंडीशनल में ज़रा डिफरेंट है, इसमें कल भी तुम फंसे थे। ये है ब्रांच इफ जीरो आर बी आर सी। तो हमने कल इसकी स्ट्रक्चरल आरटीएल लिखी थी और हमने कहा था ये कौन नाम का एक फ्लैग है जो सेट होता है और मतलब इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, ये अंदर विद इन प्रोसेसर है। तो ये काम करने के लिए मुझे आर सी को निकालना है ना पहले। तो आर सी को मैं इनेबल करूँगा, फिर आर टू बस करूँगा ताकि जो बस के ऊपर डेटा है वो आर सी आ जाए, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन चेक हो के फ्लैग लोड होना, ये एल कौन का सिग्नल है, लोड कौन, लोड कंडीशनल फ्लैग, ठीक है। तो ये वो कंडीशन टेस्ट करेगा। इफ की कंडीशन कैसे लिखते हो, इफ की कंडीशन इफ ही लिखते हो, ये लिखा हुआ ना कि इफ कौन, तो इसको ऐसे लिखोगे कि लोड पीसी इफ कौन, ठीक है। तो लिखते ही ऐसे। कंट्रोल सिग्नल ज़्यादातर तुमसे पूछे नहीं जाते, स्ट्रक्चरल आरटीएल लाजमी पूछी जाती है एग्जाम में। ये नहीं पूछा जाता ज़्यादातर, मतलब कंट्रोल सिग्नल ज़्यादातर नहीं पूछे जाते, ये एमसीक्यू वगैरह के लिए देख लेना, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, अब जो हम बातें कर रहे हैं वो बातें कर रहे हैं कंट्रोल यूनिट। ये जो सिग्नल्स खास तौर पे जनरेट हो रहे हैं ये कंट्रोल यूनिट का आता है, जो प्रोसेसर के अंदर है, जो सिग्नल्स देगा जिसकी मदद से काम होगा। इसको बनाने की दो अप्रोचेज हैं, एक हार्डवायर्ड अप्रोच है और एक माइक्रो प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये थ्योरी है, इसको पढ़ लेना। इसके दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। हार्डवायर्ड अप्रोच में तुम फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं बिल्कुल, मतलब वो फिक्स्ड कंट्रोल यूनिट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो तुम दे सकते हो। माइक्रो प्रोग्रामिंग अप्रोच में तुम कंट्रोल यूनिट का बिहेवियर चेंज कर सकते हो वाया प्रोग्राम, ठीक है। ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है। मैं ये सारा हिस्सा छोड़ने लगा हूँ ताकि मैं कुछ कर सकूँ। आगे चलोगे तो ये आ जाएगा टू बस इम्प्लीमेंट, ये भी समझनी पड़ेगी कैसे नहीं होगी। ये टू बस इम्प्लीमेंटेशन है ऐसा सी, हमने पिछली दफ़ा किया था यूनी बस। अब ये टू बस है, इसमें दो बसेज हैं, एक ये बस है और एक ये बस है, ठीक है। और ये तमाम रजिस्टर्स आ गए, एल यू आ गया, वही सारी कहानी है। ए रजिस्टर मौजूद है, सी है लेकिन इसने बनाया नहीं यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे तीन रजिस्टर्स हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है। पता नहीं किसने बनाया, यहाँ पे बनाना चाहिए। अब इसमें दो बसेज हैं, एक को ए बस कहते हैं और एक को बी बस कहते हैं। बी बस तुम्हारी आउटपुट बस है, इसके ऊपर तमाम रजिस्टर्स लिखेंगे, मतलब ये डायरेक्शन से पता लग जाता है कि तमाम रजिस्टर्स इस बस के ऊपर लिख रहे हैं।
और ए बस हमारी इनपुट बस है, जिसमें से मतलब जो बस के ऊपर से डेटा रजिस्टर्स के अंदर ट्रांसफर होता है। अब इस केस में अगर तुम्हें फैच करना पड़े, मतलब तुम्हें फैच की वो लिखनी पड़े आरटीएल, तो तुम क्या लिखो? ये अब डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि तुम्हारे पास पहले लॉजिक ये थी कि सिर्फ एक बस थी तो एक वक्त में एक ऑपरेंड आ सकता है, ठीक है। अब दो इंडिपेंडेंट बसेज हैं, तो एक ऑपरेंड इस बस के ऊपर हो सकता है और एक ऑपरेंड इस बस के ऊपर हो सकता है। तुम बेसिकली ज़्यादा काम कर सकते हो एक टाइमिंग स्टेप के अंदर, ठीक है। फैच याद है क्या होता था? तो फैच ये होता था कि तुम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से एड्रेस पढ़ते थे, वो मेमोरी में लेके जाते थे, रैम में लेके जाते थे, वहाँ से डेटा पढ़ के ला के वापस एमबीआर के अंदर रखते थे। अच्छा, ये आप क्रॉसओवर पे काम करते हैं? यार म्यूट हो गया, अगर मुझे भी ख्याल है रुकता हो। तो एक्सटर्नली तुम सॉरी एमएआर के अंदर नहीं, तुम ये बल्कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। जो पीसी के अंदर जो एड्रेस होता था, वो एड्रेस तुम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डालते थे और फिर उस एड्रेस की मदद से जाके मेमोरी पढ़ते थे, वहाँ से तुम्हें इंस्ट्रक्शन मिलती थी, वो उठा के वापस एमबीआर में लाते थे और एमबीआर से फिर आईआर में डालते थे। ये स्ट्रक्चर आरटीएल थी, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या करते हो? तुम पीसी से उठा के एमएआर में डालते हो, एड्रेस जो है वो पीसी से उठा के एमएआर में डालते, दैट्स फाइन, पहले भी यही हो रहा था। अब तुम एक्सटर्नल जाके मेमोरी पढ़ते हो और वो इंस्ट्रक्शन उठा के एमबीआर में डालते हो और फिर एमबीआर से फाइनली इवेंचुअली एमएआर में डालते हो। ये कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब बात ये है कि पहले यूनी बस थी, तब भी तुम्हें फैच करने में 3 क्लॉक पल्सेस लगनी थी, और अब 2 बसेस हैं और अब भी तुम्हें फैच करने में उतनी ही बसेस, उतनी ही क्लॉक साइकिल्स लगनी है। तो कोई ख़ास फ़ायदा इसमें नहीं हुआ। अगेन इसके 1-2 एग्जांपल्स होंगे कि इसमें डुअल बस पे 2 बसेस में तुम कैसे काम करोगे। वो कहता है ये लॉजिक चलती जाएगी आगे जितनी चलानी है। कहता है अब 3 बस इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, यानी प्रोसेसर के अंदर सीपीयू के अंदर 3 एक्चुअल बसेस लगी हैं। एक ए बस है, एक बी बस है और एक सी बस है। सी बस तुम्हारी इनपुट बस है, इससे तुम्हारे रजिस्टर्स लोड हो रहे हैं। ए और बी बस जो है ये आउटपुट बस लगी है, मतलब इसमें से डेटा जा रहा है, लेकिन ये इसमें कुछ एरोज हैं जो इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जैसे एम का अंदर आ रहा है, ठीक है। तो एम के ऊपर तुम लिख सकते हो इसकी मदद से ना, एम के ऊपर 2 इकट्ठे लिख सकते हो। तो ये 3 बसेज हो गई, ए बी और सी। बेसिक रूल वही है, हर बस के ऊपर एक वक्त में एक ऑपरेंड जिंदा रह सकता है। अब अगर इसकी मदद से तुमने ये करना है, सब्ट्रैक्ट आर ए आर बी आर सी, ठीक है, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आर ए एक ऑपरेंड तुम रखोगे ए पे, एक ऑपरेंड तुम रखोगे बी पे, दोनों ऑपरेंड्स अलग अलग बसेस पे आ गए। अब ये दोनों बसेस कनेक्टेड हैं ए एल यू के साथ। अब तुम्हें टेम्पररी रजिस्टर में चीज़ रखवाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब वो डायरेक्टली दोनों ऑपरेंड्स इधर रखोगे, उसी क्लॉक साइकिल में वो ऐड हो जाएंगे और सी में आ, सी में भी क्या बल्कि डायरेक्ट इधर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल है एक क्लॉक साइकिल में तुम्हारा काम हुआ, ये एक क्लॉक साइकिल में काम है, क्योंकि तुमने आर बी आर सी तुमने दोनों अलग अलग बसेस पे रखे, ए एल यू ने उनको माइनस किया और जवाब जो है वो सीधा आर ए में चला गया। जवाब कैसे चला गया? क्योंकि जवाब वो इस बस पे रखेगा और ये बस खाली है फिर जवाब, तो उसी क्लॉक पल्स में जवाब वापस जिस रजिस्टर में डालना है उसमें चला गया। फायदा क्या हुआ? 3 बसेस बनाने से फायदा ये हुआ कि तुम्हारी स्ट्रक्चरल आरटीएल जो पहले 6 सेकंड में कंप्लीट हो रही थी, अब 3 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। तो एक तरह से तुम्हारा प्रोसेसर तेज हो गया, इंतहाई तेज हो गया है, मतलब 100% तेज हो गया, 6 से 3 पे आ गया। तो ये फायदा है, ये बसेस एक्स्ट्रा डालने का ये फायदा होता है कि मल्टीपल ऑपरेंड्स पे एक ही क्लॉक साइकिल में काम कर सकते हो, तो काम जल्दी खत्म हो जाता है, इंस्ट्रक्शन जल्दी खत्म हो जाती है, वही बात है। ये फायदा है। नुकसान क्या है? नुकसान कॉस्ट है। ये कॉम्प्लेक्सिटी है बहुत ज़्यादा कि प्रोसेसर के अंदर तुम अगर एक नई बस ऐड कर रहे हो तो ये कॉस्ट है प्रोसेसर, ठीक है। मतलब प्रोसेसर की कॉस्ट जो है बेसिकली वो बढ़ती जाती है। तो इवन दो ये आइडिया बहुत अच्छा लगेगा कि यार बहुत सारी बसेस बना देते हैं सीपीयू के अंदर तो काम तो जल्दी जल्दी होता जाएगा, लेकिन इसकी कॉस्ट है, मतलब प्रोसेसर को बजाते खुद बनाने की, मैनुफैक्चर करने की कॉस्ट बढ़ती है।
लो ये यहाँ तक तुम्हारा था आरटीएल। स्ट्रक्चर आरटीएल हर बंदे को पेपर में आती है, यूनिबस के ऊपर आती है ज़्यादातर, या एसआरसी में या हाई। ये जो 2 बसेस और 3 बसेस दिखाई हुई हैं, ये इसने सिर्फ एक-एक 2-2 समूह पे दिखाई नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मतलब क्या-क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है? अच्छा जी, अगली छोटी सी चीज़ है मशीन रीसेट। रीसेट एक ऑपरेशन है जो 2 तरीकों से होता है, एक सॉफ्ट रीसेट होता है, एक हार्ड रीसेट होता है। ठीक है? यानी रीसेट जो है वो 2 किस्म का है, एक सॉफ्ट रीसेट और एक हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट के अंदर द एसआरसी शुड परफॉर्म अ हार्ड रीसेट अपॉन रिसीविंग द स्टार्ट सिग्नल। यानी जैसे स्टार्ट का सिग्नल मिले उसको हार्ड रीसेट करना है। हार्ड रीसेट का मतलब क्या है? दिस इनिशियलाइजेस पीसी एंड जनरल रजिस्टर। यानी तमाम जनरल पर्पस रजिस्टर्स रीसेट हो जाते हैं और पीसी की वैल्यू रीसेट हो जाती है। ये कहलाता है हार्ड रीसेट। सॉफ्ट रीसेट में सिर्फ और सिर्फ पीसी की वैल्यू अपडेट होती है, कुछ और नहीं। ठीक है? अच्छा, सॉफ्ट रीसेट कब होना चाहिए? जब रीसेट का सिग्नल है। तो बेसिकली जब स्टार्ट का सिग्नल आएगा वो हार्ड रीसेट होना चाहिए, और जब रीसेट का सिग्नल आएगा तो वो सॉफ्ट रीसेट होना चाहिए। हार्ड रीसेट में पीसी और तमाम रजिस्टर्स इनिशियलाइज होते हैं, सॉफ्ट रीसेट में सिर्फ और सिर्फ पीसी इनिशियलाइज होता है। रजिस्टर्स इनिशियलाइज करना तो बहुत ही आसान है, उनको जीरो कर देते हो आप, लेकिन पीसी को इनिशियलाइज कैसे करते हैं? मतलब रजिस्टर्स तो सिंपल जीरो रख दो, खाली एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो, वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। पीसी के अंदर तो जीरो नहीं रख सकते ना। पीसी तो ये होता है कि एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, तो उसके अंदर तो तुम जीरो नहीं रख सकते ना पीसी के अंदर। तो पीसी को इनिशियलाइज, पीसी क्या होता है? मतलब पीसी ये है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो पीसी के अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए उस इंस्ट्रक्शन की जो अगली एग्जीक्यूट होनी है, यानी बेसिकली विंडोज जहाँ से लोड होनी है एक तरह से। ठीक है? तो इसकी इनिशियलाइजेशन की 2-3 अप्रोचेस हैं, डायरेक्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में एक स्टैटिक एड्रेस होता है, एक फिक्स एड्रेस होता है, वो एड्रेस पीसी के अंदर डाल दिया जाता है, फिक्स एड्रेस होता है। इनडायरेक्ट अप्रोच में एक पॉइंटर दिया जाता है। ठीक है? वेयर द एड्रेस ऑफ द स्टार्टअप रूटीन, हाँ मतलब इनडायरेक्ट अप्रोच में एक पॉइंटर दिया जाता है ऐसी जगह का जो बताएगी कि भाई आगे करना क्या है। डायरेक्ट अप्रोच में एक स्टैटिक वैल्यू डाल देते हो पीसी में, इनडायरेक्ट अप्रोच में एक पॉइंटर देते हो। ये कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद ये भी काफ़ी ज़रूरी है, ये भी बड़ी दफ़ा पूछी जाती है कि रीसेट की आरटीएल। तो मैंने तुम्हें कहा है कि जब स्टार्ट का सिग्नल आना है तो हार्ड रीसेट होना है। हार्ड रीसेट के केस में हम क्या करते हैं? यहाँ तो है ही नहीं, सॉरी, ये वो, अच्छा ये वो तुम्हें दिखा रहा है कि ये फेच वो है जो तुम पहले पढ़ के आए हो, काफ़ी देर से जो पढ़ रहे हैं। अब हम फेच के अंदर रीसेट डालेंगे तो वो कैसे होएगा? अगर स्टार्ट का सिग्नल आता है तो मुझे पीसी को और तमाम रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करना है। देखिए समझ बात की, ये इनिशियलाइजेशन करके वो ये हार्ड रीसेट करके दिखा रहा है। अच्छा, फिर वो कहता है कि अगर रनिंग में है और रीसेट का सिग्नल आया है, यानी सॉफ्ट रीसेट करना है, तो इस केस में मैं सिर्फ सॉरी उल्टा, अगर रनिंग में है और रीसेट का सिग्नल नहीं आया तो नॉर्मल फैच हो जाएगी जो तुम करते आए हो, और अगर रनिंग में है और रीसेट का सिग्नल आया है तो दैट मीन्स के सॉफ्ट रीसेट। अब तुम्हारी फैच की 3 ब्रांचेस बन गई हैं। अगर स्टार्ट का सिग्नल आता है तो हार्ड रीसेट हो गया, अगर रीसेट का सिग्नल नहीं आता तो ये नॉर्मल फैच हो गई। ये नॉर्मल फैच है बिल्कुल जो तुम पहले से करते आए हो। और आखिरी ये है कि अगर रीसेट का सिग्नल आता है तो दैट मीन्स के सॉफ्ट रीसेट करना है, विच मीन्स कि तुमने सिर्फ पीसी को जीरो करना है, रजिस्टर्स को नहीं छेड़ना। फिर इसकी आरटीएल बनेगी। आरटीएन क्या हुआ? आरटीएन नहीं है यार, आरटीएल ही है। अब इसकी आरटीएल ऐसे बनेगी कि हर लाइन में तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे ना कि रीसेट का सिग्नल आया है या नहीं आया। तो ये तुम्हें हर एक के अंदर 2-2 रास्ते निकालने पड़ेंगे। ठीक है? और एंड पे ये कॉमा लगा होगा, जिस कॉमा सिग्निफाइज कि भाई वो साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन है, तो या तो पहली कंडीशन चलेगी या दूसरी कंडीशन चलेगी। ठीक है? जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह से बिल्कुल, कि अगर रीसेट का सिग्नल आया है तो मुझे पीसी को ज़ीरो करना है, फिर मुझे तमाम रजिस्टर्स को ज़ीरो करना है। ये एक्चुअली सब्ट्रैक्ट ही लिख रहा है, हाँ ये सब्ट्रैक्ट ही लिख रहा है, उसमें फैच और सारा कुछ आ जाता है, सिग्नल्स भी लिखे हुए हैं। तो रीसेट 2 किस्म का, हार्ड और सॉफ्ट।
एक्सेप्शंस वही होती हैं तकरीबन जो तुम्हारी प्रोग्रामिंग में होती हैं। तुम्हारा प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट है ना एक्सेप्शंस का, कि भाई वो जो एरर्स आते हैं रन टाइम पे, वही एक्सेप्शंस होती हैं। अब एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करना है? लॉजिक टू पढ़ लो। Anything that interrupts the normal flow of execution of instructions in the processor is called an exception. Exceptions may be generated by an internal or external event such as a mouse click or an attempt to divide by zero. अब तुमने ना इसको दो डिफरेंट नामों से पढ़ा हुआ है। तुम असेंबली लैंग्वेज में पढ़ते थे कि एक्सेप्शन वो थी जो एरर था, जो प्रोग्राम के अंदर से आता था इंटरनली, और एक्सटर्नल वो होता था जिसको तुम इंटरप्ट्स कहते थे। तुम लफ्ज इंटरप्ट इस्तेमाल करते थे कि इंटरप्ट आया है, फिर तुम उस इंटरप्ट का नंबर लेके वेक्टर टेबल में जाते थे, फिर वेक्टर टेबल से आईएसआर पे जाते थे, ये वो वाली सारी कहानी। तो एक्सेप्शन प्रोसेसिंग में क्या क्या टॉपिक्स हैंडल होंगे, मतलब इंटरप्ट्स जब तुम हैंडल करते थे 401 में, यानी इंटरप्ट्स के ऊपर जब काम करते थे तो क्या क्या करते थे? एक तो ये था कि कोई प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट का मसला हल करते थे। प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट ये था कि अगर दो इंटरप्ट्स इकट्ठे आ जाएं तो अब क्या करना है? तो असेंबली लैंग्वेज में तुम ये करते थे कि तुम्हारे पास एक पुर्जा लगा होता था पिक नाम का, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। वो ये करता था कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला IRQ होता था उसको आगे चलाता था, बाकियों को वेट करवाता था। पर वो इंटेल था, अब हम जनरल बात कर रहे हैं। तो जनरल बात ये है कि कोई ना कोई तुम्हारे पास सिस्टम होना चाहिए जिससे प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो। दूसरा नंबर पे ये है कि तुम्हें ये पता होगा कि किस डिवाइस ने तुम्हें इंटरप्ट किया है। ये ज़्यादातर एक रजिस्टर लोड करके हो जाता है कि जिस डिवाइस ने भी किया है वो अपनी आईडी जो है एक रजिस्टर में डाल देती है। अच्छा, अब तुमने करना ये होता था कि तुमने सब कुछ छोड़ छाड़ के इसकी ISR पे जाना होता था। तो वो करने से पहले तुम प्रोसेसर की स्टेट सेव करते थे, तुम कॉन्टेक्स्ट पूरा सेव करते थे। तुम्हें याद होएगा तुम रजिस्टर्स की वैल्यू स्टैक पे रखते थे। तो मतलब तुम्हें प्रोसेसर की स्टेट को सेव करना है, वो सब कुछ फिर छोड़ छाड़ के दूसरी जगह जाना है और फिर वापस आना है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे जो इंटरप्ट के अंदर होते थे। यहाँ पे इसकी टाइप्स वगैरह हैं, बस इससे ज़्यादा तो नहीं है। प्रोग्राम एक्सेप्शंस वो हैं जो अंदर से निकलती हैं, प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली। ठीक है, हार्डवेयर वो हैं जो आपने बड़ी डिटेल में पढ़ी थी। ये इंटरप्ट्स हैं जो बाहर से आते हैं। ठीक है, ट्रेस और डिबगिंग भी तुमने पढ़ा था। ये तुम्हारा इंट 1 होता था, ये तुम्हारा इंट 3 होता था। तो ये था कि डिबगिंग के लिए जो इंटरप्ट्स यूज़ करते थे ये वो वाले हैं। इनकी बस डेफिनेशंस पढ़ लेना। ये NMI था, नॉन मास्केबल इंटरप्ट इसको कहते थे। तो ये वो था जिसको तुम डिसेबल नहीं कर सकते थे, तो फिर उसने इंटरप्ट की अलग हेडिंग दी है। अच्छा, ये अब वो इंटरप्ट मैकेनिज्म बताया हुआ, ये मैं करवाऊंगा नहीं। मतलब इंटरप्ट रिक्वेस्ट आती थी, तुम इंटरप्ट एक्नॉलेज करते थे, फिर तुम डिसेबल करते थे फ्लैग, फिर तुम CPU का सारा कॉन्टेक्ट सेव करते थे, फिर तुम वेक्टर लेने जाते थे, इंटरप्ट का वेक्टर लेते थे, और फिर उस वेक्टर को फाइनली लोड करके ISR के ऊपर चले जाते थे। ये तुम्हें रीडिंग करनी पड़ेगी सारी, लेकिन ये बेसिकली रिविजन ही होनी चाहिए। और आखिरी बात इस कहानी में पाइपलाइनिंग है। पाइपलाइनिंग बिल्कुल हट के चीज़ है, ज़रा समझना। पाइपलाइनिंग ये कहती है कि एक इंस्ट्रक्शन जो हम रन करते हैं वो 5 फेजेस में से गुजरती है। जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन रन करते हैं तो वो 5 फेजेस में से गुजर के रन होती है। पहले वो इंस्ट्रक्शन खुद फैच होती है, फिर उसके ऑपरेंड्स फैच होते हैं, फिर वो जो भी ऑपरेशन करना चाह रही है अरिथमेटिक लॉजिक का, यही करना चाह रही होगी, वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फिर अगर मेमोरी एक्सेस करनी है, ये ऑप्शनल स्टेप होता है कि जो उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया फाइनली वो जवाब जाके नहीं रखे, मतलब मेमोरी में कहीं पे आंसर रखे। तो अगर मेमोरी एक्सेस करनी है तो वो होती है, या अगर उसने रजिस्टर्स में जवाब लिखना है तो वो होती है। अभी ज़रा मुश्किल काम है। हर इंस्ट्रक्शन इन 5 फेजेस में से गुजरती है, इसको पाइपलाइन कहते हैं। अब पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हर फेज 1 सेकंड लेता है फॉर एग्जांपल, तो एक इंस्ट्रक्शन जो यहाँ से शुरू हुई है उसको 5 सेकंड लगने हैं काम खत्म करने में अपना, यानी एक इंस्ट्रक्शन ने 5 सेकंड में चलना है, दैट्स इट। पाइपलाइनिंग की अप्रोच ये कहती है कि यार एक वक्त में कोई एक ही चीज चल रही होगी ना, वो इंस्ट्रक्शन किसी एक ही जगह पे होगी, या इस जैसे उसने ये दिखाया है कि इस फेज के ऊपर इस वक्त इंस्ट्रक्शन ये वाली चल रही है, ऐड R4 R2। बाकी 4 हिस्से क्या कर रहे हैं? वो वेले बैठे हैं उस टाइम पे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आगे 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 पास होती जाएगी ना पाइपलाइन में।
तो बाकी हिस्से वेले बैठे हैं। वो कहता है बाकी हिस्से क्यों वेले बैठे हैं, इनको भी किसी काम पे लगा दो, विच बेसिकली मीन्स कि जब इंस्ट्रक्शन एंटर होती है तो वो फेच के स्टेज पे होती है। जब वो फेच से आगे जाती है, इधर फेच ऑपरेंड के स्टेज पे जाती है, तो पहली स्टेज फारिग हो जाती है। तो वो कहता है वो फारिग क्यों है, उसको वहां पे कहो कि वो आगे काम करे, मतलब वो अगली इंस्ट्रक्शन लेके आए। तो एक इंस्ट्रक्शन जब आगे जाती है तो पीछे दूसरी इंस्ट्रक्शन आ जाती है। अच्छा, अब ये जब ये वाली थर्ड फेज में जाएगी तो जाहिर बात है पहली वाली सेकंड फेज में आ जाएगी, पहला वाला फिर फारिग हो जाएगा, उसमें अगली इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। तो बेसिकली पाइपलाइनिंग के साथ तुम्हारे पांचों फेजेस पे कोई ना कोई काम चल रहा होगा। इस पे ये इंस्ट्रक्शन चल रही है, इस पे ये चल रही है, इस पे ये चल रही है, और ये पूरा पाइपलाइन के थ्रू तुम्हारा वो सारा मूव, मतलब हर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के थ्रू मूव करती जाएगी। अब इसमें दो लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट है, एक को थ्रूपुट कहते हैं और एक को लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी का मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शन चलने का टाइम कितना लगता है। तो अगर मैं ऊपर देखूं जिसमें पाइपलाइनिंग की अप्रोच हमने नहीं लगाई हुई, तो उधर 5 सेकंड लगते हैं एक इंस्ट्रक्शन को ठक 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 5 सेकंड लगेंगे एंड तक पहुंचने में। अच्छा, अब मैंने पाइपलाइनिंग लगा दी तो लेटेंसी अभी भी 5 सेकंड ही रहेगी। एक इंस्ट्रक्शन को अभी भी 1 2 3 4 5 फेजेस में से ही गुजरना पड़ेगा, उसको 5 सेकंड ही लगने हैं। तो लेटेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पाइपलाइनिंग से पड़ता है थ्रूपुट को। थ्रूपुट कहते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी है। अब क्योंकि पाइपलाइनिंग में फुल पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया ना, कि मतलब तुम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी चला रहे हो, तो डेफिनेटली इसमें थ्रूपुट तुम्हारी इंक्रीज होएगी, मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इंक्रीज होएगी। अब आगे इसमें काफ़ी डिटेल है, लेकिन बस यहाँ पे मैं रोकूंगा। अच्छा, ये इसने बड़ा अच्छा समझाया है वही बात कि एक इंस्ट्रक्शन जब आगे जाती है तो दूसरा पीछे खाली हो जाती है, उसमें तुम नई इंस्ट्रक्शन ले आते हो, और इस तरह से ये फेजेस में आगे मूव करती है। हाँ, ये लफ्ज़ थे जो मैं कह रहा था, ये लाजमी करना, लेटेंसी और थ्रूपुट। अब पाइपलाइनिंग में इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम डेटा डिपेंडेंसी का है या हैजर्ड्स का है। इसका सही तरह से कहाँ पढ़ाया है? इसके यार कई नाम हैं, आगे इसने पढ़ाया होएगा। इसको सिर्फ डेटा डिपेंडेंस नहीं कहते, इसको हैजर्ड्स भी कहते हो, और डिस्टेंस भी इसका एक लफ्ज़ होता है, आगे लिखा होएगा। प्रॉब्लम एक ही है लेकिन वो डिफरेंट लफ्ज़ों से होती है। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं ये दो इंस्ट्रक्शंस एक पाइपलाइन प्रोसेसर पे चलाता हूँ, एक पाइपलाइन प्रोसेसर पे, ठीक है, तो इनमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों इंस्ट्रक्शन एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। पहली इंस्ट्रक्शन R3 के अंदर जवाब डालेगी और अगली इंस्ट्रक्शन R3 का वो जवाब इस्तेमाल करेगी। अब अगर तो मैं पाइपलाइनिंग नहीं कर रहा तो तब तो ठीक है, पहली इंस्ट्रक्शन चलेगी, वो आंसर निकालेगी, फिर दूसरी चलेगी, वो आंसर निकालेगी, ऐसे ही है ना। लेकिन आ, मतलब मैं इधर पाइपलाइनिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि अभी R3 में जवाब नहीं आया होएगा, अभी तो ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंदर घुसी है, अभी तो जवाब तो नहीं आया अभी तक। तो ये अभी पहली इंस्ट्रक्शन चल रही है तो साथ दूसरी भी तुमने स्टार्ट कर दी है, ये प्रॉब्लम है। इसको डेटा डिपेंडेंस कहते हो कि एक इंस्ट्रक्शन डिपेंड करती है पहले के रिजल्ट पे, और पहले का रिजल्ट उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पाइपलाइन की पांचों फेजेस कंप्लीट नहीं हो जाते। ये पहली इंस्ट्रक्शन तो अभी यहीं तक पहुंची है तो दूसरी भी पाइपलाइन में आ गई है, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। तो इसको हल करने के, इसके कई रास्ते हैं हल करने के। इसको सबसे आसान रास्ता स्टॉल्स के ज़रिए से हल करते हैं। स्टॉल्स डमी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप इंसर्ट कर देते हो, डमी इंस्ट्रक्शन है। अब करना क्या है कि इसके दरमियान में 3 स्टॉल डाल देने हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये इंस्ट्रक्शन चल के बिल्कुल फाइनल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तब मेरी अगली इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंदर आए। अब वो करना कैसे है, वो इन डमी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू है कि ये भी तो पाइपलाइन के अंदर आएंगी और ये भी तो गुजरेंगी ना। तो वो 3 सेकंड का गैप उन दोनों के दरमियान में पैदा करना है किसी तरीके से। डेटा फॉरवर्डिंग एक दूसरी अप्रोच है। पहली अप्रोच तो इसको हल करने की ये है कि स्टॉल्स डाल दो। फॉरवर्डिंग ये है कि इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के दरमियान में हार्डवेयर में कुछ ऐसी फॉरवर्डिंग पैदा कर दो कि जैसे ही ये R3 का रिजल्ट निकाले ये अगली पाइपलाइन को दे दे। ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा ठीक है, नहीं है, बस फॉरवर्डिंग हार्डवेयर की अप्रोच है, ठीक है। एक स्पेशल हार्डवेयर लगाओगे जो फॉरवर्डिंग का काम करेगी, कि जैसे ही रिजल्ट पैदा हुआ है, बजाय इसके कि वो इंतज़ार करे कि पूरी पाइपलाइन ख़त्म होए, वो उधर से ही उसको फॉरवर्ड कर देता है अगले मॉड्यूल को। डिलेस पढ़ लेना।
और बस मैं यहाँ पे रुकने लगा हूँ ख्याल है। हाँ मतलब ये 19 जो है ये पाइपलाइनिंग होएगा, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई और नया टॉपिक आएगा। ये छोड़ देना ना, मेरे डीएलडी वाला पार्ट छोड़ देना। नहीं तुम क्या क्या छोड़ोगे लेकिन देखी जाएगी। तो ये भी पाइपलाइन, हाँ ये वो हैजर्ड्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग में हैजर्ड्स आते हैं, फॉरवर्डिंग ये है वही चीज़, वही है, सिर्फ लफ्ज़ फ़र्क है। जब इसको पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। चीज़ वही है कि डिस्टेंस आता है, उसमें वो गैप क्रिएट करना होता है, फॉरवर्डिंग हार्डवेयर का सोल्यूशन। ठीक है बस, अल्लाह खैर से, अल्लाह देखी जाएगी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर रुको और एग्ज़ाम दो और देखी जाएगी कि क्या बनता है।